हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आप लोगों को क्लियर बोर्ड दिख रहा है या आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। अभी सारे लोग शायद ऐड नहीं हुए हैं क्लास में, तो फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज संविधान का भाग जो 5 है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संविधान का जो भाग 5 है, अभी तक जितने भी हमने क्लास ली है भाग 1 से लेकर 4 तक और 4A तक, वो सारे के सारे मैंने आपको बताया कि भाग 1 जो है उसमें देश के बारे में बात की गई, भाग 2 जहां से जनता शुरू होती है तो उसमें नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा की। याद रखिएगा, संविधान का भाग 5 जो है वो संविधान का भाग 5 इस संविधान की मूल रीढ़ है। ठीक है, अगर आप संविधान को पूरा पढ़ लीजिए, अगर भाग 5 को ठीक से नहीं पढ़ पाए तो आप बहुत सारी चीजें जो है ऐसी नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब संविधान के भाग 5 को पढ़ने के बाद उसका जस्ट भाग 6 आने वाला है, जो वो कि वही चीजें रिपीट होना है उसमें, इसलिए हो सकता है उस भाग को हम इतने अच्छे से, तो भाग 5 में ही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। संविधान का जो भाग 5 है, जितनी भी चीजें हम लोग सरकार के बारे में, संसद के बारे में, ये सब चीजें जो देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सब की सब जो आती है वो भाग 5 के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ से भाग 5 को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। और भाग 5 जो है वो संविधान की मूल रीढ़ है। भाग 5 ऐसे है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी हर एग्जाम्स में आते हैं, भले वो कोई सी वनडे एग्जाम हुई, भले ही वो कोई सी PSC की एग्जाम हुई या बड़ी एग्जाम्स हुई, सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा जो आते हैं वो भाग 5 में से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और भाग 5 जो है, आप देखिएगा, भाग 5 जो संविधान का भाग 5 है, उस भाग 5 में हम सरकार स्टार्ट करते हैं और सरकार शुरू होती है केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार को हम एक चीज और बोलते हैं, संघ बोलते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को हम क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार या संघ की सरकार शुरू होती है, जो कि भाग 5 में शामिल है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक उसमें जाना पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 51 तक है। 52 से लेकर 51 तक, 151 तक, मतलब अनुच्छेद 52 से शुरू होता है भाग 5, तो अनुच्छेद 151 तक। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि भाग 5 में क्या शामिल है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार शामिल है, या भाग 5 में अगर मान लो केंद्र सरकार नहीं दिया और ऐसा दिया संघ शामिल है, तो संघ भाग 5 में जो है वो संघ शामिल है। तो भाग 5 जो है उसमें किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब भाग 5 की जो मूल चीजें हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भाग 5 जो पढ़ने में हमको हो सकता है 10 दिन इसके लेक्चर लगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके पार्ट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे इसको। आज राष्ट्रपति पढ़ लिया, कल उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 5 इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको लगभग 100 अनुच्छेद इसमें पढ़ना है। आप देखिएगा, 52 से लेकर 151, 99 अनुच्छेद इसमें शामिल है, और 99 अनुच्छेद में से कम हमको 80 अनुच्छेद की डिस्क्रिप्शन या उसका पूरा विस्तार भी पढ़ना है। तो बहुत अच्छा समझने की कोशिश करना। भाग 5 को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको भाग 6 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और इसके पूर्व का अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी भाग 5 एक ऐसी चीज है जहां से स्टार्ट भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले की सीट जो सारी थी वो जनता के लिए थी, अब जो शुरू हो रही है वो सरकार के लिए शुरू हो रही है। तो भाग 5 का जो ब्यौरा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाग 5 में अनुच्छेद जो भाग 5 जो है उसमें संघ सरकार है या केंद्र सरकार है, और भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक चलता है। अब इस भाग 5 को कितने भागों में बांटा गया? देखो, इस भाग 5 को 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो एक चीज यहां से याद रखना कि भाग 5 को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो भाग 5 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो देखो, ये 3 भाग जो है भाग 5 के अंतर्गत, ये 3 भाग जो है, ये 3 भाग ही भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और इन्हीं के आधार पर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है? तो चूंकि कार्यपालिका की बात पहले आती है अनुच्छेदों में, इसलिए पहले कार्यपालिका की बात की गई, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक चलता है। ठीक है,
कार्यपालिका कहां से कहां तक चलता है? 52 से लेकर 78 तक चलता है। अब कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कार्यपालिका 52 से 78 तक चलती है। फिर दूसरा ये आता है कि विधायिका जो है जहां 78 शुरू खत्म हुआ वहां से 79 से 123 तक चलती है, और न्यायपालिका जो है 124 से 147 तक चलती है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 151 तक है, तो एक पद जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वो 148 से 151 तक है। अर्थात जो कार्यपालिका का एक पद रह गया था वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसे भाग 5 के अंतिम पड़ाव में अनुच्छेद 148 से 151 तक उसमें रखा है। तो कार्यपालिका, विधायिका और अनुच्छेद, क्वेश्चन यहां से आता है कि भाग 5 के किस आर्टिकल में कार्यपालिका सम्मिलित है, मतलब उसको शामिल किया गया। तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका शामिल किया गया। विधायिका कहां से कहां तक है? तो विधायिका है 79 से लेकर 123 तक शामिल किया गया है। और अगर बात आती है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका है 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका को शामिल किया गया है। और एक और कार्यपालिका का पार्ट बचता है जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, वो 148 से लेकर 151 तक उसे शामिल किया गया, इसलिए उसको मैंने कार्यपालिका के उसमें ही लिखा है 148 से 151 तक। तो यहां तक याद रखिएगा। भाग 5 जो है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और भाग जो 5 है उसमें कौन सा भाग कहां तक चलता है। यहां तक अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर से आप एक मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक मैसेज क्विकली कोई रिप्लाई मैसेज कर दे कि ठीक है सर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैसेज प्लीज। कुछ नहीं बताया मैंने आपको। संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 में केंद्र सरकार या संघ शामिल है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें 3 भाग बांटाए गए हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखो किसी भी चीज को अगर हम पार्ट में पढ़ेंगे तो इतनी आसानी से सारी चीजें हमको समझ में आएगी, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल भी इसकी समस्या नहीं आएगी। ओके, मेरे पास रिप्लाई आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बहुत, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत सेंसिटिव इसको लेने की जरूरत है, बहुत इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये एक बार अगर आपके दिमाग में आ गई चीज तो हमेशा के लिए याद रहेगी कि किस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया, और उसमें किस प्रकार से उस समय आज से 70 साल पहले इसका सब चीजों का प्रावधान रखा गया था। तो देखो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाले लोग, है ना। विधायिका का मतलब होता है विधान बनाने वाले लोग, और न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय करने वाले लोग, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है, अब यहां से पद पहले कार्यपालिका बताया है, लेकिन विधायिका जो कानून बनाती है संसद और विधानसभा में, उस कानून पर काम कार्यपालिका करती है, लेकिन अनुच्छेदों में इसका वर्णन पहले दिया गया है। तो विधानसभा या संसद के बनाए गए कानून पर काम करने वाले लोग कार्यपालिका के कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से आते हैं, देखो हम कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रपति, हम कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, हम कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे महान्यायवादी, हम कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, और हम कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है। ये सब कार्यपालिका। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, ये सब कार्यपालिका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहां तक पढ़ेंगे, 78 तक पढ़ेंगे, और 78 में इन सब का वर्णन है, 78 तक में इन सब का वर्णन है, ठीक है। तो ये हो गए कार्यपालिका। मतलब ये लोग जो है संसद में बनाए गए कानूनों पर काम करते हैं, इसलिए इनको कार्यपालिका कहा गया है। अब बात आती है विधायिका की। तो विधायिका चलती है 79 से लेकर 123 तक, अर्थात संसद का जो वर्ग होता है, जिसमें हम राज्यसभा और लोकसभा को देखते हैं, तो उसके अंतर्गत जो वर्ग होता है वो सब विधायिका है। कोई सा कानून बन रहा है, संसद चल रही है, संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, उसको अवसान किया जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद, सारे लोगों की जो पावर्स है वो सब किसमें है, विधायिका में। तो विधायिका चलती है 79 से 123 तक। तो सबसे पहले संसद जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे, संसद। फिर संसद के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष, उसी के अंतर्गत जो सांसद, उस
संसद की कार्रवाई में क्या क्या काम होता है? प्रश्नकाल होता है, ठीक है, शून्यकाल होता है, बजट होता है और अध्यादेश होता है। मतलब जितनी भी संसद की जो कार्रवाई होती है, संसद भवन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्रवाई होती है, वो सब की सब कार्रवाई विधायिका के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो विधायिका में हम क्या पढ़ेंगे? संसद पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, प्रश्नकाल पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे और शून्यकाल पढ़ेंगे और अध्यादेश पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 123 में है। तो 79 से लेकर 123 तक जो है वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो संसदीय कार्रवाई का है, संसदीय कार्रवाई का। तो कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यायपालिका में 124 से लेकर 147 तक। तो 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का नियुक्ति कैसे होती है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसमें रिट जारी करती है, ये सारे के सारे आर्टिकल जो है, क्या राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, क्या उसको मतलब कार्यपालिका को ठासने का अधिकार है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब न्यायपालिका के अंतर्गत आएगी। और न्यायपालिका एक स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्यों? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया गया है? पृथक किया गया है। तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल भाग 5 का जो केंद्र सरकार या संघ है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में जो केंद्र सरकार है उसके 3 पार्ट है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के मैं क्विकली आपको बता देता हूं, इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और संसद। विधायिका में हम संसद, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद, प्रश्नकाल, शून्यकाल, बजट, अध्यादेश, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इसका पार्ट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इस कार्यपालिका को, और याद रखिएगा एक दिन में या 3-4 लेक्चर में भी जो भाग 5 है वो समाप्त नहीं होगा। इसके बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, बहुत सारी इसकी क्लासें होगी। जो पहली बार अगर आज ही से अटेंड कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि पिछला अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो फिर आपको और अच्छे से समझने की जरूरत है। कुछ हम सिंपल बात कर रहे हैं कि संविधान का भाग 5 जो है वो केंद्र सरकार, जो आज दिल्ली में सरकार बैठी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो दिल्ली में सरकार रहती है हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसके 3 पार्ट होते हैं, उस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई एकदम से पूछ ले कि भाग 5 में क्या है तो केंद्र सरकार, और अगर आप ऐसा ना बोले तो ये बोल सकते हैं संघ सरकार, ठीक है। तो ये होगा आपका 3 पार्ट। अब हम आते हैं कार्यपालिका में, और कार्यपालिका में हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद, सिर्फ कुछ अनुच्छेद जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद जो है वो कहां से कहां तक चलते हैं शुरुआत में, तो वो चलते हैं, देखो हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और मैंने कार्यपालिका में आपको बताया कि हम आज सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो आता है तो उसके अनुच्छेद है 52 से लेकर 61 तक। इसमें राष्ट्रपति के बारे में मुख्य बातें या मुख्य तथ्य बताए गए कि क्या क्या है। 52 से लेकर 61 तक ये राष्ट्रपति चलते हैं यहाँ पर। और राष्ट्रपति भी आप ये 52 से 61 तक देख रहे होंगे, सिर्फ 9 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें भी आप देखिएगा 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे हमारा जब जाके ये खत्म होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भारत की जो कार्यपालिक शक्ति होती है उसका प्रमुख होता है। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो कार्यपालिक पद में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 तक चलता है, 52 से लेकर 61 तक। और 61 में आप यह देखना कि 61 जो है उसके बाद राष्ट्रपति के बहुत सारे और भी अनुच्छेद है, लेकिन मुख्य जो यहाँ पर है उसका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति में उसकी योग्यता क्या होना चाहिए, वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स इसमें, शपथ कौन दिलाएगा, वो सब इसमें है, ठीक है। तो मैं आज 3-4 अनुच्छेद के बारे में ही बात करूंगा और ये क्लास हो सकता है हमको खत्म भी करना पड़े। तो आप देखिएगा अनुच्छेद 52 जो बोलता है वो बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या बोलते हैं? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 में शामिल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा कि राष्ट्रपति के पद को भारत में कहां से लिया गया है? तो देखना यहाँ पर कई बार आंसर हम गलत लगा के यूएसए लगा देते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका लगा देते हैं, जबकि राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन की महारानी या जो महाराजा, वहां का जो राजा है उसके समकक्ष माना गया है। अर्थात जिस प्रकार ब्रिटेन में उसके राजा या महारानी की जो
मतलब वैल्यू है वैसी ही वैल्यू हमारे देश में राष्ट्रपति की है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये किसके समकक्ष माना गया है, तो ब्रिटेन के राजा या महारानी के समकक्ष माना गया है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से मानेंगे, ब्रिटेन से मानेंगे। ठीक है, तो चूंकि ब्रिटेन वालों ने राज किया तो वो हमको राष्ट्रपति देके गए, ऐसा मान लेना। ब्रिटेन ने यहाँ पर राज किया भारत में तो हमको क्या देके गए, राष्ट्रपति देके गए। तो राष्ट्रपति दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष होगा। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष। अब ये देखो, महारानी जो होती है वो ब्रिटेन की होती है, और विदेशों में वैसे भी महिलाएं जो रहती है वो हमेशा महारानी बन के रहती है, जबकि इंडिया में ऐसा उल्टा है, थोड़ा सा है ना, उल्टा है। तो समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे समकक्ष की बात कह रहा हूं मैं, जबकि यहाँ पर राजा महाराजा क्या है, वो डायरेक्ट पद है, यहाँ पे इनका चुनाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उनका चुनाव करते हैं। अब इसका आगे आएगा कहाँ चुनाव करते हैं, देखो। तो अनुच्छेद 52 में कोई दिक्कत, अनुच्छेद 52 में सिर्फ राष्ट्रपति का पद है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का जो राष्ट्रपति होगा उस भारत के राष्ट्रपति में किसके समकक्ष होगा, तो ब्रिटेन के राजा या महारानी के समकक्ष होगा। और भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसे कहां से लिया गया है, तो उसे ब्रिटेन से लिया गया। ये अनुच्छेद 52 की मुख्य बात है। 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, अनुच्छेद 53 बोलता है कि जो राष्ट्रपति है भारत का वो कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख होगा। ठीक है, क्या बोलता है अनुच्छेद 53 ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति है वो देश की कार्यपालिक शक्ति का क्या है, प्रमुख है। अर्थात जितने भी विधान बनेंगे, जितने भी विधेयक बनेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो लागू होगा। मतलब संसद में जो भी चीजें पास की गई है या लागू कराने के लिए वहां पे विधेयक लाए गए, उन विधेयक पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगती है जब ये कानून का रूप लेता है। ठीक है, तो कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख है, लेकिन यहाँ पर शक्ति 2 प्रकार की है। जैसे एक वास्तविक शक्ति है और एक अवास्तविक शक्ति है। तो याद रखिएगा, भारत में ये राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख तो है, लेकिन वास्तविक शक्ति का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इतना समझना कि कार्यपालिक शक्ति का वास्तविक जो उपयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है, कार्यपालिक शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में इस प्रकार से है कि वो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इस अनुच्छेद 53 के तहत भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति की हमारे देश में वैसी स्थिति है जैसी ब्रिटेन में वहां के राजा या महारानी की है। ठीक है, शक्तियां उनके पास है, कहने के लिए कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख है, लेकिन उपयोग उसका कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति की जो वो कैसी है, हमारे घर में फूफा जी जो रहते हैं ना वैसी है। उनकी बात सुनते सब हैं, लेकिन जरूरी नहीं उनकी बात को माना जाए, तवज्जो तो कमी दी जाती है फूफा जी। तो याद रखिएगा, जमाई बाद में फूफा जी बन जाते हैं थोड़े दिन बाद। ठीक है, तो यहां से याद रखना, कार्यपालिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अवास्तविक शक्ति का कह सकते हैं हम राष्ट्रपति उपयोग करता है। विधान और विधेयक जितने भी होते हैं वो सब राष्ट्रपति के साइन से ही जाते हैं, लेकिन सारी चीजें संसद में होने के बाद प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिपरिषद जब उसको कर लेता है, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना होते हैं, एक बार में नहीं करेंगे तो दूसरी बार में तो करना ही होता है, उसमें ऐसा है। तो अनुच्छेद 53 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख है, लेकिन शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक शक्ति और एक अवास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति का प्रयोग तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अवास्तविक शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति कहा जा सकता है, जैसा मैंने अभी आपको एक घर का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति का मतलब वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यपालिक शक्ति उसके प्रमुख या उसका वर्णन अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। तो यहां से यह भी आ सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 53 है। ठीक है, अब अनुच्छेद 52 हो गया, अनुच्छेद 53 हो गया। अनुच्छेद 54 समझने की कोशिश करना। अनुच्छेद 54 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 जो है उसमें लिखा हुआ है निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, मैंने आपको अनुच्छेद 52 में बताया कि वो समकक्ष किसके हैं, ब्रिटेन के महारानी या महाराजा के। लेकिन ब्रिटेन की महारानी और महाराजा
का तो इतना चुनाव भी नहीं होता जितना भारत में राष्ट्रपति का होता, वो तो डायरेक्ट वहाँ के वंश के आधार पर चलता है। लेकिन भारत ने जो गणतंत्र अपनाया है, तो गणतंत्र में यह बोला गया है कि भारत का जो प्रमुख होगा या पहला जो व्यक्ति होगा या राजा होगा यहाँ का, वो वंश के आधार पर नहीं होगा, जबकि ब्रिटेन में वहाँ का राजा या महारानी वंश के आधार पर है। तो गणतंत्र हमने अपनाया है, तो गणतंत्र में अनुच्छेद 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन के बहुत सारे क्वेश्चन राष्ट्रपति के यहाँ से आते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो आप समझने की कोशिश करना कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात हम राष्ट्रपति को क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी आपके माता पिता या आप भी वोट देने गए होंगे, तो आपने कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया होगा। आप किसको वोट देते हैं, सांसद को, विधायक को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये जो सांसद और विधायक जो है ये राष्ट्रपति को बनाते हैं। अर्थात आपने वोट दिया, आपके घर के नजदीक जो मतलब जो आपका क्षेत्रीय सांसद या विधायक उसको, और ये लोग बनाते हैं राष्ट्रपति को। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अर्थात राष्ट्रपति को बनाने वाले हमारे द्वारा जो निर्वाचित मतलब हमारे द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो सदस्य होते हैं, सांसद हो सकते, विधायक हो सकते, उनके द्वारा राष्ट्रपति को बनाया जाता है। तो पहली बात अनुच्छेद 54 में याद रखना कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा इसमें याद रखना कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको कौन करवाता है, तो भारत का इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब जो निर्वाचन आयोग है, जिसका वर्णन आएगा आगे। तो निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो दूसरी बात यहाँ से ये याद रखना अनुच्छेद 54 में कि इसका निर्वाचन कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। दूसरी बात यहाँ से यह हो गई कि इसका चुनाव कौन करवाएगा, तो इसका चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग डायरेक्ट तो बुला नहीं लेगा किसी को कि आओ आप चुनाव करवाते हैं। इसके लिए बनता है एक निर्वाचन मंडल। किससे चुनाव करवाएगा राष्ट्रपति का हो, तो उसके लिए एक मंडल बना रहता है, हम जिसे निर्वाचन मंडल का नाम देते हैं। उसमें एक निर्वाचन मंडल बनता है। तो निर्वाचन मंडल जो है उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं, जो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ क्या हो गई कि जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का। दूसरी बात यहाँ हो गई कि जो इलेक्शन है वो लोकसभा निर्वाचन आयोग करवाता है। और तीसरी बात यहाँ पर यह हो गई कि जो निर्वाचन है वो निर्वाचन में वोट कौन देगा, तो उसमें वोट देने वाले जो रहेंगे वो एक निर्वाचन मंडल जो रहता है उसमें वोट करते हैं। तो वोट करने में निर्वाचन मंडल किन किन से मिलकर बनता है, ठीक है, निर्वाचन मंडल किन किन से मिलकर बनता है, तो याद रखिएगा जो लोकसभा है जिसमें कितने 545 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा जिसमें 545 सदस्य हैं, राज्यसभा जिसमें 245 सदस्य हैं, और विधानसभा में तो सभी विधानसभाओं में अलग अलग लोग हैं। अब यहां से निर्वाचन मंडल में याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन तीनों से मिलकर निर्वाचन मंडल बनता है। ठीक है, तो लोकसभा में कुल कितने सांसद का चुनाव होता है, अभी 545 लोगों का होता है। ठीक है, उसमें से भी दो एंग्लो इंडियंस होते हैं, मतलब 543 सांसद जो है वो लोकसभा के सांसद इसमें निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। फिर राज्यसभा में टोटल लोग कितने हैं, 545। अब इस 545 में से वैसे ये संख्या 252 थी, लेकिन अभी 245 ही है। इस 245 में राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर देता है, 12। ठीक है, और विधानसभाएं जो होती है उन विधानसभाओं में हर राज्य की अलग अलग विधानसभा होती है। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, 230, और हम उसको 230+1 बोलते हैं। 1 इसलिए बोलते हैं कि 230 तो निर्वाचित होते हैं और एक जो रहता है वो राज्यपाल क्या करता है, किसी एक एंग्लो इंडियंस को निर्वाचित मतलब मनोनीत करता है। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, क्वेश्चन यहां से आता है निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। अब वो भी कौन से सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो देखो लोकसभा में 2 व्यक्ति जो है जिसे हम एंग्लो इंडियंस के नाम से जानते हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
राज्यसभा में राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, शिक्षा आदि से जुड़े हुए लोग जो रहता है उनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और विधान परिषद जो है, इसमें एक चीज हो रही है विधान परिषद। तो विधान परिषद राज्यों में होती है, द्विसदनात्मक जहां पर सदन होता है वहां पर होती है। तो राज्य में जो द्विसदनात्मक जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि निर्वाचन मंडल में अगर इनको शामिल करें तो विधान परिषद भारत के सिर्फ अभी 8 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए इस विधान परिषद को क्या नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। तो उसके पीछे कारण ये है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर इन 8 राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों को शामिल कर ले तो क्या होगा, इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाता है। इसलिए इन विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन मंडल में जगह नहीं दी गई है। तो निर्वाचन मंडल किन किन से बनता है, लोकसभा के सदस्य से, राज्यसभा के सदस्य से और विधानसभा के सदस्य से। उसमें भी कौन से, सिर्फ निर्वाचित जो होते हैं जिन्हें जनता वोट करके भेजती है वो। हालांकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको वोट करके नहीं भेजती है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको वोट करके सरकार नहीं भेजती है, लेकिन उनको यहाँ के विधायक लोग जो है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे विधायक लोग राज्यसभा के सदस्यों को हर राज्य से भेजते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो 11 राज्यसभा सीट है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब निर्वाचन मंडल, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किन से मिलकर बनता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य से मिलकर बनता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित है उसमें एंग्लो इंडियंस को ना जोड़े आप। विधानसभा के सदस्य जिसमें एक एंग्लो इंडियंस को चुना जाता है तो उसमें विधानसभा में सारे सदस्य जो है हर उनको ऐड किया जाता है। और राज्यसभा के जो 545 है उसमें से 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, इसलिए उनको भी शामिल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से एक चीज समझना, ये एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। हो सकता है कई लोगों को पता हो, लेकिन समझने की कोशिश करा एंग्लो इंडियंस क्या होता है। मैंने अभी आप देखना, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। अब यहाँ आप ये सोचते हैं, कई लोगों को ये पता है कि एक विदेशी माँ या बाप में से कोई एक व्यक्ति हो तो वो एंग्लो इंडियंस कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में ज्यादातर विदेशी कहाँ से लोग आए थे, यूरोप से आए थे, है ना। पुर्तगाल से आए थे, मतलब हालैंड से आए थे, फ्रांस से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, ठीक है, और डेनमार्क से आए थे। तो सारे लोग कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। तो जब वो यूरोपियन लोग भारत में आए और उन्होंने आकर यहाँ भारतीय महिलाओं से क्या की, शादी की, ठीक है, और ये क्रम चलता रहा और देश आजाद हो गया 1947 में। तो उन यूरोप के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो किसी भी देश के हो सकते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर किसी एक माता या पिता में से कोई व्यक्ति अगर यूरोप का है तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए आधा अंग्रेज और आधा भारतीय, हम ऐसा कह सकते हैं एंग्लो इंडियंस। आधा अंग्रेज आधा भारतीय, मतलब माता या पिता में से कोई अंग्रेज या कोई माता या पिता में से कोई एक भारतीय, उन दोनों की जो संतान है उसे एंग्लो इंडियंस कहा जाता है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस को जगह दी गई है लोकसभा में 2 पद। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 2 सांसद क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं करते, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति 4-5 क्षेत्र जो है उसमें शिक्षा, विज्ञान और इन क्षेत्रों के लोगों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और विधानसभा में भी राज्यपाल को ये पावर है कि वो एक एंग्लो इंडियंस को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये याद रखना, मनोनीत सदस्य यहाँ से भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ कौन भाग लेते हैं, वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, एकदम से आप लोगों को चीजें हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहा है उनको समस्या आ सकती है समझने में, फिर भी मैंने कोशिश की है। निर्वाचन मंडल किन लोगों से मिलकर बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से मिलकर बनता है। तो ये तो हो गई अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की बात। पहला तो हो गया निर्वाचन जो राष्ट्रपति का होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तीसरा, निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है।
अब अगला फैक्ट यहाँ से आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में दो चीज याद रखना, दो शब्द है यहाँ पर, एक अनुपातिक पद्धति और एक एकल संक्रमणीय पद्धति। तो अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये भी आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है, और एक आता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। तो जब आप अनुपातिक पद्धति समझेंगे तब जाके आपको एकल संक्रमणीय पद्धति समझ में आएगी। तो अनुपातिक पद्धति जो है, आपने क्वेश्चन पूछा है कि एंग्लो इंडियंस की जो मनोनीत किए जाने का जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा अभी तक तो मतलब प्रावधान सुनने में नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसका चर्चा होगी, ऐसी चर्चा ज़्यादा सुनने में नहीं आई। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अभी वो खत्म कर दिया गया। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है धर्मेंद्र ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी बहुत सारी चर्चाएं होगी। अभी हो सकता है आप कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आपने पढ़ लिया हो, लेकिन इसकी चर्चा होगी कि ऐसा ऐसा है, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, चयन हो रहा है। बस उनके नाम हम लोग नहीं जानते तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। ठीक है, अभी विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियंस का मनोनयन है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये याद रखिएगा कि ये अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है। तो देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सबको वोट करना रहता है। ठीक है, मतलब आप जैसे 5 लोग खड़े हुए तो आपने वोट कौन करेगा, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधानसभा सांसद, विधानसभा के विधायक। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि मान लो 3 व्यक्ति खड़े हुए, ए, बी और सी। ठीक है, 3 कैंडिडेट खड़े हुए। अब इन 3 कैंडिडेट में आप जिस व्यक्ति को पसंद करो, किसी एक व्यक्ति को वोट देके आप फ्री नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको निर्वाचन आयोग बोलेगा कि इनको भी आपको क्या करना है। कुल मिला के जब आपकी पीएससी में चयन हो जाएगा ना, तो आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ से आप प्रेफरेंस भरवाएंगे। आप प्रेफरेंस क्या भरवाएंगे, आप सबसे पहले किसको वरीयता दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर को वरीयता देंगे, फिर डीएसपी को देंगे, फिर अदर अदर विभाग के उसको वरीयता देंगे। वरीयता कैसे देंगे आप, सबसे पहले नंबर को आप किस पर रखोगे, डीएसपी को रखोगे, सॉरी डिप्टी कलेक्टर को रखोगे, है ना, जिसे डिप्टी कलेक्टर को। दूसरे नंबर पे आप किसको रखोगे, डीएसपी को रखोगे। तीसरे नंबर पर आप किसको रखोगे, जो भी इस समकक्ष जो रेंज है, मान लो आप दोनों को नहीं मिले तो जो दोनों नहीं मिले आपको तो तीसरा जो मिल जाए। तो इस प्रकार से जितने भी पद होते हैं उन पदों की हमको वरीयता देना पड़ती है। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है, अनुपातिक पद्धति है, इसी आधार पर है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको हमको वरीयता देना पड़ती है। कि सबसे ज्यादा हम किसको पसंद करते हैं, कि मान लो हमें बी वाला सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है तो हमने 1 नंबर दिया, फिर हमको दूसरे नंबर पे अगर ये नहीं जीतता है, मान लो दूसरे नंबर पर सी वाला पसंद आ रहा है। ठीक है, और अगर उसको भी नहीं जीत रहा तो हम तीसरे नंबर पर किसको पसंद कर लिया, ए को पसंद कर लिया। तो आपको तीनों को क्या करना है, वोट देना है, और यही होती है क्या, अनुपातिक पद्धति। तो जितने भी सांसद हैं वो सब 3 लोगों को इस प्रकार से वोट करेंगे। अब इनके सबके वोट को क्या होता है, गिने जाता है। तो गिने जाता है, मान लो कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने 2, 1, 3, दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, पहले नंबर पर बी को ही रख दिया, दूसरे नंबर पर ए को रख दिया और तीसरे नंबर पर सी को रख दिया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने क्या करा, इसको तीसरे नंबर पर रख दिया, इसको दूसरे नंबर पर रख दिया और उसको पहले नंबर पर। तो ये सभी सांसदों को ऐसा करना पड़ता है। ये होती है अनुपातिक पद्धति। मैं सभी लोगों का तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम पद की वरीयता देते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं, हालांकि आप लोगों ने दिया है नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो मैं समझा रहा आपको कि जब हम पीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर एक वरीयता क्रम भरना पड़ता है। वैसा ही वरीयता क्रम जो निर्वाचन में राष्ट्रपति जो खड़ा होता है, जितने कैंडिडेट होते हैं उतने कैंडिडेटों को उसी वरीयता क्रम में क्या करना पड़ता है, वोट देना पड़ता है इस निर्वाचन मंडल के सदस्य को। तो यहाँ पर प्रथम चरण की क्या होती है, मतगणना होती है, और उस मतगणना में सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट को पसंद किया वो क्या होता है, वो व्यक्ति जीता हुआ रहता है। लेकिन मान लो थोड़ी सी देर के लिए आप ये मान लो कि यहां से 2 व्यक्ति बराबर पे आ गए, है ना, आगे एक और अनुच्छेद आएगा, इसमें उसका कोटा है कि इतना कोटा तो आपको प्राप्त करना अनुच्छेद 55 में हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां से आप ये समझने की कोशिश करना कि बी वाले को 2 बार पसंद किया,
सी वाले को जो है एक पहले नंबर पर, बी वाला जो है पहले नंबर पर कितनी बार, 2 बार है ना, उसको पहले नंबर पर 2 बार रखा, जबकि यहां से 1 बार रखा और यहां से 1 बार भी नहीं रखा। तो यहां से पहली चरण में कौन जीता हुआ, बी नंबर। क्यों जीता हुआ है, क्योंकि 1 नंबर ज्यादा लोगों ने किसे वोट दिया, बी वाले को, तो यहां से तो ये जीता हुआ। लेकिन अनुच्छेद 55 आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक फिक्स कोटा भी है कि इतना कोटा आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, अदरवाइज आप जीते हुए नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम चरण की मतदान में अगर कोई जीता हुआ नहीं माना जाता है तो फिर इसमें यह देखा जाता है कि दूसरे चरण की गणना होती है, और दूसरे चरण की गणना में जिसको दूसरी वरीयता सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुई है उसको काउंट किया जाता है। मान लो दूसरे नंबर पे किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, मान लो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट सी वाले को मिलेगा, फिर तो दूसरे चरण में उसको वोट मतलब उसके वोट को काउंट किया जाता है। मतलब पहले चरण की जो गणना है जिसमें सबसे प्रथम नंबर पर जिसको रखा है वो जीता हुआ, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी कि बराबर वोट मिल गया और फिक्स कोटा जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया, तो दूसरे चरण की गणना होती है। उस गणना में क्या होता है कि जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है उसको, उसके वोट को क्या करा जाता है, उसको हटा दिया जाता है उस व्यक्ति को, और उसके वोट को जो अगर 2 कैंडिडेट बाकी है उन कैंडिडेटों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। अनुपातिक पद्धति में आपको सबको वरीयता देना है, प्रेफरेंस देना है, जबकि एकल संक्रमणीय जो है ये ट्रांसफेरेंसिबल कहा जाता है इसे। एकल संक्रमणीय पद्धति में जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसको बाहर करके उसके वोट को जो कैंडिडेट बचे हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप यहां से ये ध्यान रखेगा कि जो उस व्यक्ति को अलग किया जाता है, बाहर किया जाता है, उस पद्धति को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मैं फिर से आपको बता देता हूं। अनुपातिक पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको सबको एक वरीयता क्रम देना पड़ता है। उस वरीयता क्रम में जिस क्रम के व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो एक निश्चित कोटा अनुच्छेद 55 में आएगा, वो निश्चित कोटा अगर प्राप्त कर लेता है तो उसको जीता हुआ माना जाता है। लेकिन अगर वो उस कोटे को प्राप्त ना करके कुछ कैंडिडेट को बराबर अगर मत प्राप्त हो जाते, मान लो कि 3 लोगों में से 2 लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया और वो सब बराबर हो गए, उस कंडीशन में दूसरे चरण की मतगणना होती है। और दूसरे चरण की मतगणना ये रहती है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फिर किसको मिला। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि पहले नंबर पे से पहले व्यक्ति को हटा दिया तो दूसरे, पहले व्यक्ति को हटाया उसके वोट तो क्या है उन दोनों में फिर से डिवाइड हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर की जो मतगणना होती है उसमें दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा किसको मिले उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मिलेंगे उसके, तो मान लो दूसरे चरण की गणना में दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को 3 बार वोट दे दिया जबकि पहले नंबर वाले को 2 ही बार मिला उन दोनों में, तो ये प्रेफरेंस जो है ये अनुपातिक पद्धति कहलाती है। और एकल संक्रमणीय पद्धति वो पद्धति है जिस पद्धति में से एक व्यक्ति जो रहता है जिससे सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसको हटा दिया जाता है और उसके वोट को क्या कर दिया जाता है, इन जो बचे कैंडिडेट इनमें बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति ये वाली है। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेद 54 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पहली बार पढ़ रहा हूं उनके सिर से ना जाए, इसलिए हम कम अनुच्छेद में ही इस अनुच्छेद 5 को पढ़ेंगे और छोटे छोटे जो मतलब क्लासें हैं उसमें इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे भाग 5 में केंद्र सरकार है, इसको ऑब्लिक में हम संघ सरकार भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें है। फिर इस संघ सरकार या केंद्र सरकार के 3 भाग है, कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका है। कार्यपालिका 52 से 78 तक चलती है, विधायिका 79 से 123 तक चलती है और न्यायपालिका 124 से 147 तक चलती है। इसमें 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परिषद भी है। कार्यपालिका में हम किन किन को लेते हैं, राष्ट्रपति को लेते हैं, उपराष्ट्रपति को लेते हैं, महान्यायवादी को लेते हैं, प्रधानमंत्री को लेते हैं और मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद होता है उसको लेते हैं। ठीक है, फिर विधायिका में हम किनको लेते हैं तो संसद को लेते हैं। संसद के अंतर्गत राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है, लोकसभा अध्यक्ष आता है, उसके बाद सांसद लोग आते हैं और प्रश्नकाल, शून्यकाल, बजट, अध्यादेश ये सब के सब क्या आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका में आती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूरा कार्य क्षेत्र, उसका अधिकार, वो सारे के सारे जो आते हैं वो विधायिका में आते हैं।
अब हम कार्यपालिका में सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के 10 शुरुआत के अनुच्छेद है 9, 52 से लेकर 61 तक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा याद रख सकते हो, पकानी कोका दयो दसम। इसका फुल फॉर्म है प से एक राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिक शक्ति, नी से निर्वाचन, को से एक कोटा होता है, का से कार्यकाल, द से उसकी दशा, मतलब किस कौन व्यक्ति उसकी जो योग्यता है, दशा जो है किस दशा में वो राष्ट्रपति बन सकता है। यो से है कि इसकी योग्यता क्या है, द से वो दोबारा चुनकर आ सकता है, और यहाँ स से जो है वो सफल, और म से है वो महाभियोग। इस प्रकार से ये पकानी कोका दयो दसम, ये शॉर्ट फॉर्म में आप राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या कर सकते हैं, याद रखने के लिए है। तो मैं फिर से आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, ठीक है, फटाफट आप ध्यान रखिएगा। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में उसकी कार्यपालिक शक्ति, 54 में है उसका निर्वाचन। निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो निर्वाचन पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, दूसरा निर्वाचन आयोग कराता है, फिर निर्वाचन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से रहते तो उसका चुनाव में भाग कौन लेता, तो निर्वाचन मंडल भाग लेता है। निर्वाचन मंडल में कौन रहते हैं, तो निर्वाचन मंडल में रहते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक सभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेता है, तो लोकसभा के एंग्लो इंडियंस में जो मनोनीत किए गए वो, राज्यसभा में जो 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए वो, और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है और एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। ये दोनों मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो ये पूरा का पूरा जो आज का जो लेक्चर था वो अनुच्छेद 54 तक था। कल हम 55 से लेकर 61 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो खत्म हो जाए। इतनी आसानी से राष्ट्रपति खत्म नहीं होगा, इतनी आसानी से संसद खत्म नहीं होगी, इतनी आसानी से प्रधानमंत्री खत्म नहीं होगा, इतनी आसानी से संसद का पूरा कार्यकाल हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अध्याय इस संविधान का रक्त है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। संविधान की जो मूल, जैसे हम किसी आर्टिकल को आत्मा बोलते हैं, किसी आर्टिकल को हम पूंजी, मतलब हम प्रस्तावना को पूंजी बोलते हैं, तो अनुच्छेद भाग 5 जो है वो इस संविधान का रक्त है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा आज की क्लास। निश्चित रूप से जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही होगी, लेकिन फिर से इस वीडियो को सुनने की कोशिश करना। YouTube चैनल पर इसको अपलोड मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे हैं, सब अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। दूसरा है कि आप घर पे हैं तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और जो भी आपके पास समय है उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, और अपनी आने वाले जितने भी आपने देख रखे सपने उनको पूरा करने की कोशिश करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखें। गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।